बचपन से इस टीकापट्टी का नाम है दो कारणों से है ना जानता रहा हूँ, और कभी ऐसा सौभाग्य या कभी ऐसा सुयोग नहीं प्राप्त हुआ यहाँ के लोग बाग से मिलूं देखूं। दो चीज़ों के लिए, तो बचपन में जब था तो यहाँ एक ट्रेनिंग कॉलेज अभी भी शायद हुआ करता है हाँ, ट्रेनिंग कॉलेज के लिए, और सबसे अधिक कि यह परिवर्तन और संघर्ष की भूमि रही है, उसके लिए इसको जानता रहा हूँ। तो आज यहाँ आकर के मुझे यही महसूस होता है कि जैसे मैं अपनी बहुत ही आत्मीय जगह पर लौट कर आया हूँ, जिसके लिए कि बहुत दिनों से मैं लालायित था। आज असल में यही आना मकसद था इसलिए मेरे एक मन ने ये भी कहा कि आमंत्रण पत्र में मेरा नाम तो नहीं है हर आदमी के मन में एक दुष्ट मन भी होता है ना। तो उस दुष्ट मन ने कहा कि औपचारिकता का निर्वाह नहीं हुआ है, कागज में नाम नहीं है, किंतु हमारे इंजीनियर साहब और अमरनाथ बाबू ने आकर जो प्यार और जो आत्मीयता उन्होंने जो दर्शाई, उससे लगा कि कागज में नाम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लगता है कि कहीं और जगह हमारा नाम अंकित है। और मैंने अपने दुष्ट मन को समझाते हुए कहा कि मैं उस जगह ज़रूर जाऊंगा, और यहाँ आकर के मुझे मित्रों बड़ा सुखद अनुभव हो रहा है। वो अनुभव मैं ऐसे ही शब्दों में मैं बयां करना चाहता हूँ कि जैसे लगता है कि मेरी एक तरह से घर वापसी हुई। मैं घर लौटने के पंक्ति जरा सा दिमाग में गड़बड़ा जा रही है। मैं वापसी के बहाने तलाश करता हूँ। हाँ, अब याद आ गई वो पंक्तियाँ कि गुजर गए वो ज़माने जिसे तलाश करता हूँ, मैं वापसी के बहाने तलाश करता हूँ। तो यही लगता है कि अपने घर आया हूँ, अपने घर में जो एक सुखद और कभी कभी कष्टप्रद भी है ना, एक जो अपनापन होता है ना, उसी अपनेपन को बहुत ही गहराई से महसूस करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो अब बीच में जैसा कि मैंने कहा, जैसा कि मैंने देखा कि मंच और माहौल की स्थिति कुछ इस तरह की हो रही थी, जैसे देवानंद साहब ने अपने रंगमंच की कला से उसको थोड़ा सा संभालने का प्रयास किया ना। तो वहाँ ये लगा, और भी कई जगहों पर है, इसके लिए मुझे आप क्षमा करेंगे कृपया, कि ये वास्तव में साहित्य और संस्कृति का मंच है जिसे आज आपने सजाया है। इसे कभी भी भूल करके भी इसे कभी राजनीति या धर्म का मंच ना बनाया जाए, क्योंकि अभी इस दुनिया में देश में, हमारे समाज में जहाँ भी जो कुछ भी ऐसी गड़बड़ी है ना, वो कहा जाए तो राजनीति और धर्म, इन्हीं दोनों ने मिलकर ही इस सूरत हाल को बनाया। तो यहाँ पर साहित्य रत्न अनूप लाल मंडल साहब की
जयंती मनाई जा रही है, जिनके बारे में समय नहीं है ना, समय का अंकुश हमारे ऊपर बहुत अधिक काम कर रहा है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि है ना ध्यान से बिल्कुल निकल भी गई हैं। इसलिए औपचारिकता पूरी करते हुए मैं अपनी बात जल्दी ही मैं ख़त्म करना चाहता हूँ कि अनूप लाल मंडल साहब एक ऐसे लेखक थे, कहा जाए कि वो एक आत्महंता लेखक थे, आत्मबलिदानी लेखक थे। एक ऐसा लेखक जो अपने आप को जलाकर, अपने आप को गलाकर, तपाकर, है ना, अपने आप को बर्बाद करके उन्होंने समाज को बहुत अधिक सामाजिक, मनुष्य को बहुत अधिक मानवीय बनाने के लिए उन्होंने एक संघर्ष किया। और बहुत सही उन्होंने कहा है कि मैं जाए करार ही ढूंढता रहा, है ना, जाए करार, ऐसी जगह जहाँ आदमी को चैन मिले, सुकून मिले, जिंदगी भर वो ऐसी एक शरण स्थली की तलाश में रहे, किंतु वो शरण स्थली उन्हें मिली नहीं। यानी और फिर उनकी रचना धर्मिता से ही ये बात बिल्कुल उभर कर हमारे सामने आती है कि उन्होंने मंजिल की कभी परवाह नहीं की। मंजिल तक पहुंचने का जो सफ़र है, जो साधना है, उस साधना को उन्होंने महत्व दिया। तो साधना करने वाला जो लेखक होता है वास्तव में वह अपने आप को ही खाता है और दूसरों को खिलाता है। वह अपने ही कलेजे के रक्त को वह पीता है, अपने आप को बर्बाद करके दुनिया को बनाने की कोशिश करता है। तो ऐसे जो आत्मबलिदानी है लेखक जो हमारे बीच रहे हैं, हमारे बीच, उनको इस रूप में देख करके उनको इस रूप में परिभाषित करना कि वो दबे कुचले लोगों के लेखक थे, ये कहना सही नहीं होगा। वो वास्तव में एक लेखक ही थे और इस समाज में रहकर उन्होंने जो कुछ भी भोगा, जो कुछ भी अनुभव किया है और जो कुछ भी अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने कल्पित किया है, कल्पनाएं की हैं, उन्हीं को उन्होंने अपने सृजन में स्थान दिया है। और उनकी साहित्य चर्चा के संबंध में अब जैसे कि विषय वस्तु पर अब हिंदी की कोई भी किसी तरह की गोष्ठी हो तो उसमें महत्व इस बात का ज़्यादा हो जाता है, आप इसके लिए भी माफ़ करेंगे कि जहाँ पर विषय को छोड़ करके बोला जाए, विषय को पकड़ करके जहाँ बोला जाता है तो वहाँ वो वक्ता विफल होता है और वो माहौल भी वहाँ पर बिगड़ता है। तो यहाँ क्या है कि हमारे कुछ एक ही वक्ताओं ने, है ना, अपने आप को अनूप लाल मंडल साहब की जो कृति है, उनकी जो रचना धर्मिता है, उनकी रचना में जो वैशिष्ट्य है, उस वैशिष्ट्य के प्रति उनको अपने आप को उन्होंने केंद्रित रखने का प्रयास किया। इस सिलसिले में गजादर बाबू याद किए जाने चाहिए, है ना, कि इन्होंने किसी एक उपन्यास पर ही सही लोगों का ध्यान आकर्षण करने का प्रयास किया। मित्रों, ये जो कष्ट है हमारा आपका कि अभी देवानंद साहब भी कह रहे थे कि यहाँ के लोग जानते नहीं हैं कि अनूप लाल मंडल क्या चीज़ थी, कौन सी हस्ती थी। तो ये क्या है, ये अनूप लाल मंडल जी की कोई कमी नहीं है।
उनकी एक एकेडमिक और सांस्कृतिक पहचान उनकी है, उनको एक सामाजिक पहचान अभी तक नहीं मिल पाई है। तो ये हमारी आपकी कमी है। जो लोग ये कहते हैं कि दबे कुचले लोगों के वो लेखक थे, वो अभी तो दबे कुचले नहीं हैं। तो उनके मंडल साहब के बारे में ये ज़रूर चिंता होनी चाहिए, कोशिश होनी चाहिए कि उनको न सिर्फ एक सांस्कृतिक पहचान बल्कि उनको एक सामाजिक पहचान मिले। और सामाजिक पहचान के लिए क्या है कि हम बिहार वालों में क्या होता है, अक्सर एक तरह का फक्कड़पन होता है। यह फक्कड़पन भी बहुत ही ऊंची चीज़ है, अरे बहुत ही श्रद्धा की चीज़ है ये है। लेकिन आप याद कीजिए कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में भी एक फक्कड़पन हुआ करता था, लेकिन वो बिहार के नहीं थे। फक्कड़पन के बावजूद वो अपने आप को स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील थे। मैंने ये बात पूर्णिया में हुई इन्हीं पर एक गोष्ठी में मैंने ये बात कही थी, कष्ट उठा करके ये बात मैंने कही थी कि ऐसे घरफूक फक्कड़पन के शिकार लेखक निराला जी भी अपनी प्रसिद्धि के लिए, अपने आप को स्थापित करने के लिए लालायित थे। और फिर आप समझ रहे हैं जिस समाज से वो जुड़े हुए थे, उस समाज के लोग अपने आप पर गर्व करते हैं। उन्हें अच्छी तरह से सम्मानित और स्थापित करने का प्रयास किया। और सम्मानित और स्थापित करने का प्रयास क्या है मित्रों कि आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश के ही लेखक ज़्यादातर आपको मिलेंगे जो कि पाठ्यक्रम इत्यादि में पाए जाते हैं। तो किसी भी लेखक को स्थायित्व देना हो तो उसके लिए एक सांस्कृतिक प्रयास ये करना होगा, विश्वविद्यालय, कॉलेज और स्कूल के स्तर पे वहाँ के पाठ्यक्रमों में इनकी छात्रोपयोगी जो रचनाएं हैं, कहानियाँ हैं या उपन्यास का जो अंश है उसको उसमें अनिवार्य रूप से लाया जाए। और अगर उसमें कहीं किसी भी पक्ष से, किसी भी दूसरे पक्ष से अगर उसमें एक तरह का कोई अवरोध आता है तो उस अवरोध का सामाजिक स्तर पे उसका सामाजिक और कहीं ज़रूरत पड़े तो राजनीतिक स्तर पर भी उसका विरोध किया जाए। क्योंकि फणीश्वर नाथ रेणु ऐसे ही स्थापित नहीं हो सके। आपको आपके ध्यान में ये बात ज़रूर आनी चाहिए, ज़रूर ये प्रश्न उठने चाहिए कि रेणु सन 50 के दशक में बहुत प्रसिद्धि के शिखर पे पहुंच गए थे, लेकिन कभी उन्हें पूर्णिया कॉलेज नहीं बुलाया गया। ऐसा कोई हमारे पास प्रमाण नहीं मिलता है। हाँ, हमारे देवानंद साहब वगैरह पूर्णिया ही में रहे हैं, है ना, इनका संघर्ष क्षेत्र रहा है ना। हमारे बहुत सारे लोग, हमारे बहुत सारे चिंतक मनीषी, है ना, समाज के वहाँ पर रहे हैं। कभी पूर्णिया कॉलेज वो नहीं बुलाए गए, और जब वो नहीं बुलाए गए हैं तो अनूप लाल मंडल साहब क्या बुलाए गए होंगे। उसी तरह से कला भवन, ये भी एक बहुत पुरानी संस्था है यहाँ की, जिसकी स्थापना सुधांशु जी ने करवाई थी। तो वहाँ भी कभी ऐसे लेखक को अवसर नहीं मिला। तो यहाँ पर यानी समय पर क्यों नहीं आवाज़ उठी, सवाल ये बनता है। तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको लेकर के आपसे, इनसे, उनसे बहस की जा सकती है, किंतु अभी
जो एक तरह का जो एक कहा जाए कि मौजूदा दौर में ही कुछ इस तरह का हुआ है। तो ऐसे दौर में जैसे कि महाराष्ट्र में एक तरह का जागरण हुआ था, असल जागरण वही था ना। तो मुझे लगता है कि अभी हम आप लोग भी बिहार में खास तौर से जन जागरण के दौर से गुजर जा रहे हैं। सच्चे अर्थों में जो जन जागरण जो होना चाहिए वो जन जागरण होने जा रहा है। तो इस जन जागरण की दिशा कहीं रचनात्मक न होकर विध्वंसात्मक न हो जाए, इसके लिए सबसे पहले हमें कोशिश करनी होगी। और ऐसे में हमारे जो सांस्कृतिक पुरखे रहे हैं, फणीश्वर नाथ रेणु हुए, अनूप लाल मंडल साहब हुए, या इसी तरह के और भी जो भी हमारे सांस्कृतिक पुरखे रहे हैं, उनके लिए विशेष तौर से ये प्रयास करना होगा। और पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जो एकेडमिक जो चर्चा और बहस जो होती है उसमें उनको स्थान दिलाना होगा। बिहार लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा है उसमें इनसे संबंधित प्रश्न किए जाएं। तब देखिए रातों रात कैसे अनूप लाल मंडल कैसे प्रसिद्ध हो जाते हैं, कैसे बच्चे बच्चे उनको जान लेते हैं। उनको एक सांस्कृतिक आवश्यकता के रूप में हमें चिन्हित करना होगा, परिभाषित करना होगा। और उस दिशा में सोचते हुए अब देखिए बड़ा कष्ट होता है कि अनूप लाल मंडल साहब के प्रति बहुत श्रद्धा है हमारे मन में, बहुत प्रेम है उनके साहित्य के प्रति, किंतु बहुत कोशिश करने के बाद भी उनकी कोई रचना नहीं मिलती है हमें। ज़्यादातर लोग कुछ एक चीज़ों को पढ़ करके उन पर चर्चा करते हैं। चर्चा करने के लिए उनकी रचनाएं हमारे पास होनी चाहिए। और रचनाएं कैसे आएंगी? रचनाओं के प्रकाशन की व्यवस्था सबसे पहले की जाए, अच्छे प्रकाशन के ज़रिए और उनको प्रकाशित करने का प्रयास किया जाए। और जो उनका जन्म स्थल है या ये जो क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्र में उनके नाम से पुस्तकालय हो, उनके नाम से कुछ इस तरह की ऐसी संस्थाएं बने जहाँ पर कि सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक विषयों को लेकर के बहस हो, चर्चा हो। तो ये एक रास्ता हो सकता है। और दूसरा रास्ता ये हो सकता है कि अभी के दौर में सरकार से, हुकूमत से इस बात के लिए मांग की जाए कि जैसे कि फणीश्वर नाथ रेणु को, प्रेमचंद को, निराला को जैसे कि पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया है, वैसे ही इनको भी उसमें स्थान दिलाने का, उचित स्थान दिलाने का प्रयास किया है। तभी हम आप इनको बचा सकेंगे। नहीं तो ऐसे दो एक इस तरह की गोष्ठियाँ कर लेने से इसमें मित्रों माफ़ करेंगे, मेरा विश्वास नहीं है, इससे कुछ नहीं होगा। इससे अधिक थोड़ी देर के लिए चर्चा कर लेंगे आप और उसमें कुछ नारे भी वगैरह भी लगा देंगे, उससे क्या होगा कि आपके सचमुच जो राजनीतिक या सामाजिक जो विरोधी हो गए हैं वो और अधिक जागरूक हो जाएंगे और वो इसको कभी होने नहीं देंगे जो आप चाहते हैं। तो यही बात कहते हुए मित्रों, मैं उनको स्मरण करते हुए फिर से मैं वही बात कहना चाहता हूँ कि आज जो उनको जो श्रद्धाएं व्यक्त की जा रही हैं, फूल मालाएं दी जा रही हैं, इसके पीछे उनका एक बलिदान रहा और बलिदान दे करके उन्होंने रचा। तो सिर्फ एक पंक्ति हमको स्मरण में आ रही है कि हमने खैरात में ये फूल नहीं पाए हैं, खूने दिल सर्फ किया है तो बाहर आई। तो
उनको समझने के लिए, उनको स्थापित करने के लिए हमें भी उनका रास्ता ही अपनाना होगा। उनका रास्ता क्या है? संघर्ष और आत्म बलिदान का रास्ता है। अगर इस चीज़ को हम अपनी ज़िंदगी में ले आते हैं तो हम सचमुच उनकी संतान हैं और उनके रास्ते पर हैं। नहीं तो अब क्या है, आप खुद सोच सकते हैं। तो इनके नाम से जगह जगह ऐसे इलाके में स्मारक इत्यादि होने चाहिए। वहाँ पर कुछ इस तरह की संस्थाएं होनी चाहिए। तो यही बातें कह करके है ना कि मुझे एक तरह से वापसी का, घर वापसी का नया एहसास आप लोगों ने दिलाया है। आप सबको, आपको ये जो टीकापट्टी की जो ये गौरवमयी धरती है उसे मैं सलाम करता हूँ। आप सबको मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। और फिर ये वचन देकर कि आगे आने वाले दिनों में अनूप लाल मंडल साहब पर कोई एक गंभीर किस्म का कोई कार्यक्रम होगा। इस तरह का ये औपचारिक कार्यक्रम नहीं, कोई गंभीर कार्यक्रम होगा और उसमें आप हमें बुलाएंगे और उसमें हम लोग आएंगे और उसमें सरगर्मी के साथ उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। ये जो विवाह भवन है, इसे देख करके भी ये लगता है कि ये कितना अच्छा भवन है, कितना सुगठित है और कितना व्यवस्थित है ये। तो ऐसी जगह हैं यहाँ पर। इस तरह के आयोजन बहुत ही अच्छी तरह से हो सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सब के प्रति अपने हृदय की बहुत ही गंभीर श्रद्धा व्यक्त करता हूँ। आप सबको प्रणाम करता हूँ और आप सब के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त